हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, कंट्रीज़ क्या क्या अप्रोच को फॉलो करती हैं, और हमने पढ़ा था एथिक्स इन ग्लोबल कॉमन्स जैसे कि ओशियंस हो गए, आउटर स्पेस हो गए, और उसके बाद हमने पढ़ा था एथिक्स इन वॉर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एथिक्स फॉर रेफ्यूजीज़ एंड एथिक्स इन इंटरनेशनल फंडिंग। तो हमारा पहला टॉपिक है एथिक्स ऑफ रेफ्यूजीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं। ठीक है, तो रेफ्यूजीज़ के लिए एक 1951 की यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ना। 1951 की यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है जिसने डिफाइन किया है रेफ्यूजीज़ को। तो ये कन्वेंशन कहती है दोज हु माइग्रेट टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम परसिक्यूशन विच दे फेस इन देयर ओन कंट्री। मतलब जो लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं इन सर्च ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम परसिक्यूशन, मतलब उनका अपनी जो होम कंट्री है ना उसमें उनका क्या हो रहा है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या करती हैं वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। तो उन लोगों को बोला जाता है रेफ्यूजीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहिंग्याज हो गए। रोहिंग्याज को क्या हो रहा था, म्यांमार में उनका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तो वो अपनी कंट्री छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आ गए या फिर इंडिया की तरफ आ गए या फिर बाकी कंट्रीज़ में चले गए एज ए रेफ्यूजी। बाकी इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं जो सीरियन क्राइसिस हुआ था, है ना। सीरियन क्राइसिस में क्या हुआ था, सीरिया के बहुत सारे लोग मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए थे या फिर टर्की में एंटर कर रहे थे। तो रेफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रीज़ काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत पहले से इसको फेस करती आ रही हैं। तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम से निपटने के लिए और इसमें रेफ्यूजीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाए और क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, तो उसके लिए कन्वेंशन बनी है यूनाइटेड नेशन की 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 में उसकी प्रोटोकॉल। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस ट्रीटी के, तो देखते हैं ये ट्रीटी क्या बोलती है। इस ट्रीटी के मेजर दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस कंट्री में रेफ्यूजीज आ गए हैं तो वो कंट्री ना उनको फोर्स नहीं कर सकती वापस उनकी होम कंट्री में जाने के लिए जहाँ पे उनका परसिक्यूशन हो रहा है। दूसरा, ये कन्वेंशन डिफाइन करती है कि रेफ्यूजीज के क्या क्या राइट्स होने चाहिए जिस कंट्री में उन्होंने माइग्रेट किया है, और दूसरा उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए जो इसका प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है ना, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वो होते हैं कि जो एक तरीके से ना कस्टम्स बन गए हैं इंटरनेशनल लॉ में। कोई कंट्री ना उनको फॉलो करने से मना नहीं कर सकती। जैसे इन केस किसी कंट्री ने ना इस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन पे या उसकी प्रोटोकॉल पे साइन नहीं भी कर रखा, तभी भी क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, तो उन कंट्रीज़ को ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, बट ये जो नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल है ना, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, तो ये लगभग सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है। कंट्रीज़ उससे मना नहीं कर सकती क्योंकि ये एक तरीके से कस्टम बन चुका है ना। नीचे मैंने लिख भी रखा है, इवन स्टेट्स दैट आर नॉट पार्टीज टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन आर जनरली कंसिडर्ड टू बी बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है 1951 कन्वेंशन का, नॉन रिफॉल्वमेंट। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस होता क्यों है, इसके देखिए मेजर 3 कॉज हैं। पहला है पॉलिटिकल परसिक्यूशन, है ना, पॉलिटिकल परसिक्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहिंग्याज, वहाँ पे पॉलिटिकली उनको परसिक्यूट किया जा रहा है ना, पॉलिटिकली मतलब कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। दूसरा है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कहीं पे वॉर चल रहा है या फिर कहीं पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। इसका एग्जांपल है सीरियन सिविल वॉर। सीरिया में क्या हो रहा था, ISIS की वजह से, और बाकी क्या था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और बाकी शिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ जिसकी वजह से वहाँ से लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। थर्ड इसका रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में आते हैं। जैसे कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो गए जो इंडिया में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, यहाँ पे मेजरली इन लोगों ने माइग्रेट किया है। अब देखते हैं थ्रेट्स फ्रॉम रेफ्यूजीज़, मतलब रेफ्यूजीज़ यदि किसी कंट्री में आ जाते हैं तो उससे क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, है ना। तो इसका पहला पॉइंट है चेंज इन डेमोग्राफी एंड कल्चर।
तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई कंट्री है जिसमें उसका रिलीजन या कल्चर कुछ अलग है, और जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, है ना, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, उसका डेमोग्राफी और कल्चर में चेंज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है त्रिपुरा एंड आसाम। जैसे त्रिपुरा और आसाम में क्या था, पहले मेजर हिंदू पॉपुलेशन थी, है ना, बट बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो इस वजह से त्रिपुरा और आसाम, वहाँ की डेमोग्राफी और कल्चरल चेंजेस वहाँ पे थोड़े हो गए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक टेररिज्म। कभी कभी क्या होता है, जो ये रेफ्यूजीज होते हैं, इनसे बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये उनसे कांटेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो इनसे कांटेक्ट करना, इनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रोहिंग्याज, बहुत सारे इंडिया में कई जगह देखा गया है कि रोहिंग्याज जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए थे काफ़ी सारी जगह। थर्ड पॉइंट है इसका लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब रेफ्यूजीज आ जाते हैं किसी एरिया में तो क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर कंट्री के ऑलरेडी लिमिटेड हैं, है ना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है। जैसे कि इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया में बांग्लादेश से माइग्रेंट आते हैं तो इंडिया के लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, है ना कहीं उनका जो राइट है, उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसको वो हार्म करता है। अब इसके क्या सॉल्यूशंस हैं? अगर हम एथिक्स के हिसाब से देखें तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको आने मत दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। यदि इनकेस लोग दूसरी कंट्री में उनका परसिक्यूशन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम एथिकली देखें तो एथिक्स ये बोलता है कि नेशन शुड नॉट ट्रीट देमसेल्फ एज लाइफ बोट। मतलब नेशंस को अपने आप को लाइफ बोट की तरह नहीं मानना चाहिए। अब लाइफ बोट क्या होती है? लाइफ बोट में मान लीजिए 4 लोग हैं, है ना, तो उसमें 5वां 6ठा जैसे आएंगे तो वो बोट डूब जाएगी। तो एथिक्स ये बोलता है कि नेशंस एक तरीके से लाइफ बोट नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा लोग भी आ सकते हैं, रेफ्यूजीज़ को उनको शरण देनी चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रिंसिपल है सिक्योरिटी ऑफ मैनकाइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। एथिक्स ये बोलता है कि मैनकाइंड की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। अब अगर रेफ्यूजीज मान लीजिए आ गए तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हैं? इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए जब रेफ्यूजीज आ जाएंगे बहुत सारे, तो सबसे पहले उनको दो टेम्परेरी शेल्टर, उनको शेल्टर दो और उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करो, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन ये है रेफ्यूजीज़ के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब रेफ्यूजीज़ कहीं रहना स्टार्ट कर दें तो यूएनएचसीआर मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, वो क्या करता है, उनको आईडी कार्ड प्रोवाइड करता है यूएनएचसीआर, और वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो है ना इमीडिएट, इनको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये सब भी 1951 की जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है ये सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब अल्टीमेट सॉल्यूशंस क्या हैं? देखो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि रिफ्यूजी जिस वजह से आ रहे हैं, है ना, अपनी कंट्री जिस वजह से छोड़ रहे हैं, तो जिस कंट्री से वो आ रहे हैं तो उस कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, उसको रिजॉल्व किया जाए। जैसे कि रोहिंग्याज म्यांमार से आ रहे हैं तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे जो परसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं, उसी को ख़त्म करो, है ना। जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड एथनिक क्लींजिंग पॉलिटिकल परसिक्यूशन, मतलब उनका पॉलिटिकल परसिक्यूशन ख़त्म कर दो, उनका एथनिक क्लींजिंग है उसको हटा दो, और वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर दो। तो उससे क्या होगा, जो जिस वजह से रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो रही है तो वजह ही ख़त्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है परसुएडिंग टोटलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रिजीम्स। मतलब कहीं पे यदि टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हैं जो कि लोगों का पॉलिटिकल परसिक्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं वहाँ से, तो उन रिजीम्स को परसुएड करना है, मतलब उन पे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनके ऊपर एक प्रेशर डालना है कि तुम उनको ऐसे परसिक्यूट मत करो। अब ये देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि रेफ्यूजीज कैन बी ट्रीटेड एज एसेट रादर देन लायबिलिटी। मतलब रेफ्यूजीज जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। वो कभी कभी ना रेफ्यूजीज ऐसा है कि कंट्री के
कभी कभी क्या होता है, रेफ्यूजीज़ ना कंट्री के डेवलपमेंट में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिया में टाटाज जो हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, है ना, वो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं। वो ईरान से मतलब ईरान में जब उनका परसिक्यूशन हुआ था तो वो इंडिया में आए थे। अब देखिए इंडिया में टाटा सन्स जो है ना, उसके अंडर में कितनी सारी कंपनीज़ हैं और उनका कितना बड़ा रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में, कितना बड़ा रोल है। और ऊपर से CSR एक्टिविटीज़ में वो कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से जो टाटा जो है ये भी एक टाइम पे रेफ्यूजीज़ ही थे ना इंडिया में, लेकिन ये जो हैं अब ये इंडिया के एसेट्स हैं, ये इंडिया के लिए लायबिलिटी नहीं है। तो इस केस से हम सीख सकते हैं कि रेफ्यूजीज़ एसेट भी हो सकते हैं रादर देन लायबिलिटी। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में हमको सबको दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेफ्यूजी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो बहुत सारी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना, मान लीजिए जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ का बहुत सारे एरिया जब सबमर्ज हो जाएगा तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेफ्यूजी प्रॉब्लम बाकी कंट्रीज़ में बढ़ेगी। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई रेफ्यूजीज़ आए ना, उनको आने ही मत दो, ठीक है। और एक देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, वर्ल्ड इज़ नथिंग बट वर्ल्ड ऑफ माइग्रेंट्स। मतलब ये वर्ल्ड ना वर्ल्ड ऑफ माइग्रेंट्स ही है। अगर हर आदमी अपना रूट ट्रेस करेगा तो हर आदमी कहीं ना कहीं से आया है यहाँ पे। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो यहीं का नेटिव ही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में मतलब लोग हैं वो कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो पास्ट में देखा जाए तो उसके हिसाब से हर आदमी माइग्रेंट ही है। अब देखिए इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया भले से 1951 कन्वेंशन पे इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, बट जो इंडिया की कल्चर है ना वो भी ये बोलती है अतिथि देवो भवा, मतलब अतिथि एक देव के समान है, ठीक है। इंडिया ने ना भले से 1951 की कन्वेंशन साइन नहीं किया है, बट पास्ट में इंडिया का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि उसने अपने यहाँ रेफ्यूजीज़ को शरण दी है। जैसे कि ज़ोरोएस्ट्रियंस हो गए, पर्शियंस हो गए, बहुत पहले टाइम पे जूस को भी इंडिया ने शरण दिया था, है ना। तो इंडिया ने हमेशा अपने यहाँ जो भी आए तो उनको शरण दी, ठीक है। और इवन इंडिया की जो कल्चर है ना वो एक मिक्स कल्चर है। जो बाहर से लोग इधर सेटल होते चले गए उन सब की कल्चर मिक्स होती चली गई। अब रेफ्यूजीज़ के लिए देखते हैं किस कंट्री की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है। तो कनाडा की जो रेफ्यूजी पॉलिसी है ना वो बहुत अच्छी है। वो हर मतलब वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ आते हैं वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अब देखिए अगला डिबेट है सिटीजन्स वर्सेस ह्यूमंस का। मतलब सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए या ह्यूमंस को। इस केस में ना हम ये रेफ्यूजीज से ही रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि जो रेफ्यूजीज़ हैं वो उनको हम देखेंगे कि वो ह्यूमंस हैं, वो किसी कंट्री के सिटीजन्स नहीं हैं, वो जिस कंट्री में आए हैं। और दूसरे उस कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ के सिटीजन्स हैं। अब देखो कंट्रीज़ जनरली क्या करती हैं, कंट्रीज़ ना उनको सिटीजन्स को प्रेफरेंस तो देती ही हैं। सिटीजन्स गेट प्रेफरेंस इन इलेक्शंस, फंडामेंटल राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, बिकॉज वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और वो वहाँ के सिटीजन्स हैं और स्टेट का काम है अपने सिटीजन्स को प्रेफरेंस देना। अब देखिए क्योंकि जो सिटीजन्स हैं उनको प्रेफरेंस तो दी जाती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, है ना, वो भी तो ह्यूमन है ना, तो उनकी भी ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है, हाउएवर ह्यूमन डिग्निटी शुड बी गिवन प्रेफरेंस एज ह्यूमैनिज्म इज चीफ गुड। मतलब ह्यूमैनिज्म जो है वो एक चीफ गुड है। तो ह्यूमन डिग्निटी को, रेफ्यूजीज़ की जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। भले से चलो ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई कि है ना, कि हमने उनको इलेक्शंस में उनको वोटर आईडी हम नहीं दें, उनके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम हो सकता है वो दूसरों जो सिटीजन्स हैं उनके बराबर ना दें, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें में उनके इक्वल राइट्स रहेंगे। जैसे राइट टू वर्क हो गया, है ना, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू गुड फूड हो गया। तो बेसिक चीज़ों में हम ह्यूमैनिज्म दिखाते हुए उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल फंडिंग एंड एथिकल इश्यूज़। मतलब जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, कंट्रीज़ जो एक दूसरे को लोन्स देते हैं या ग्रांट्स देते हैं, तो उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हैं। अब देखिए इंटरनेशनल फंडिंग क्या होती है। इसका इंटरनेशनल फंडिंग का मतलब है फंडिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को फंड देता है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री को फंड देती है। ये फंड किस तरह से हो सकते हैं, ये ग्रांट्स भी हो सकते हैं, है ना, या फिर ये लाइन ऑफ क्रेडिट भी हो सकते हैं, है ना। ग्रांट इन एड होता है मतलब जिसमें लोन नहीं है, वो एक बार में दे दिया और कंट्री उसको वापस नहीं लेगा। और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, मतलब क्रेडिट देंगे धीरे धीरे और उसको बाद में रिकवरी भी होगी, ठीक है। अब देखिए जो ये इंटरनेशनल फंडिंग है इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, है ना। इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं
तो देखिए इसमें जो इश्यूज़ हैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। पहला इशू है कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मतलब जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को लोन देते हैं ना, तो ये बहुत सारी कंडीशनैलिटी इम्पोज कर देते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में देखिए आप, जब 1991 में इंडिया में बीओपी क्राइसिस आया था, तो आईएमएफ ने इंडिया को लोन तो दिया था, लेकिन बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज की थी। जैसे इंडिया को अपनी इकोनॉमी खोलनी थी, इंडिया को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब को प्रमोट करना पड़ा आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से। अब अगला पॉइंट है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बाय चाइना। मतलब कुछ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गया, ये क्या करती हैं, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कर लेती हैं। मतलब ये दूसरी कंट्री को बहुत ज़्यादा लोन दे देती हैं और फिर वो कंट्री क्या करती है, उतना लोन चुका नहीं पाती। फिर जब वो कंट्री उतना लोन चुका नहीं पाती, तो ये उस कंट्री का थोड़ा बहुत लैंड या फिर जिस प्रोजेक्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसमें लीज ले लेती हैं। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ हम्बनतोता पोर्ट बाय चाइना। तो चाइना ने क्या किया, हम्बनतोता पोर्ट के लिए ना लोन तो दे दिया, लेकिन जब श्रीलंका उसका लोन नहीं चुका पाया तो इसने 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे ले लिया चाइना ने, हम्बनतोता पोर्ट को, है ना। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी हो गई। अगला पॉइंट है डाइवर्जन ऑफ फंड्स। मतलब कुछ कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो फंड्स उनके पास आ रहा है ना, उसको डाइवर्जन कर देती हैं। जैसे कि टेररिज्म। अब पाकिस्तान का ही एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान को यूएस से बहुत ज़्यादा फंड आता था पहले, है ना। यूएस से जो उसको फंड आता था वो उसका क्या करता था, उसका मिसयूज़ करता था, उससे टेररिज्म प्रमोट करता था जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो फॉरेन फंडिंग होती है ना, उससे करप्शन हो जाता है। मतलब उसका बहुत सारा पार्ट करप्शन में चला जाता है। जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फॉरेन फंडिंग आ रही है किसी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है और बहुत सारा करप्ट पॉलिटिशियंस के पॉकेट्स में जा रहा है। अगला इशू है फॉरेन फंडेड एनजीओज क्या करती हैं, रिलीजियस कन्वर्जन्स करती हैं और स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़। जैसे कि बहुत सारे इंडिया में एनजीओज हैं जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन फंडिंग लेते हैं और उस फंडिंग का मिसयूज़ करते हैं रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए और वेस्टर्न वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। अब देखिए अगला इशू है फॉरेन फंडेड एनजीओस लॉबिंग और डिस्टेबलाइजिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब कुछ कुछ एनजीओस क्या करती हैं, जो उनकी फॉरेन फंडिंग होती है उसका मिसयूज़ करती हैं किसी कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्टेबलाइज करने में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कूडनकुलम प्रोजेक्ट। तो इंडिया में एक कूडनकुलम प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, एक्सट्रीम साउथ में है इंडिया के। तो इसमें क्या है था, इसमें एक एनजीओ थी ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस पर ये आरोप लगे थे कि उसने इस प्रोजेक्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी और उसको फॉरेन फंडिंग मिल रही थी। तो फॉरेन फंडिंग का वो मिसयूज़ कर रही थी इस प्रोजेक्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, है ना। अब अगला पॉइंट है, ये भी है फॉरेन फंडेड एनजीओस क्या करती हैं, मेडलिंग इन इलेक्शंस। मतलब ये कई बार इलेक्शंस में भी मेडलिंग करती हैं। इसका एक एग्जांपल है रशियन मेडलिंग इन यूएस इलेक्शंस। जब इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे, जब ट्रंप जीते थे, तो उस समय ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ एनजीओस क्या कर रही थी, रशिया से जो उनको पैसा मिल रहा था उसका मिसयूज़ कर रही थी यूएस के इलेक्शंस, मतलब यूएस के इलेक्शंस के साथ छेड़छाड़ कर रही थी उस समय पे, है ना। अगला पॉइंट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल है बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन इम्प्लीमेंटिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड हैविंग शेयर्स इन सप्लायर ऑफ वैक्सीन्स। मतलब बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन जो है प्रोग्राम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रही थी वैक्सीन का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट वो जो फाउंडेशन जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो ये जो वैक्सीन्स खरीद रही थी, है ना, तो ये जो वैक्सीन खरीद रही थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी शेयर होल्डिंग थी। तो इस पर यह आरोप लगे कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब ये खर्चा तो कर रही है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये जो खरीद रही है ना जहाँ से, तो एक तरीके से उसी कंपनी को प्रमोट कर रही है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं। तो ये एक तरीके से एग्जांपल हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आप मेरे ग्रुप पे मुझसे इवैल्यूएट भी करा सकते हैं। सो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू गाइज़।